Hello dear students of class 9th, I am Avdesh Misra once again. Welcome to all of you who are watching this video. आज हम लोग जानने और समझने का प्रयास करेंगे आपके फोर्थ चैप्टर के बारे में। तो आपका फोर्थ चैप्टर क्लास 9 साइंस में है स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, परमाणु की संरचना। परमाणु की संरचना वाले चैप्टर को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तो आज फर्स्ट पार्ट में क्या क्या स्टडी कंटेंट है उसको हमने डिवाइड किया है, क्लासिफाई किया है सर्टेन स्टडी पॉइंट्स में। आइए चलते हैं, सबसे पहले समझने का प्रयास करते हैं किन किन स्टडी पॉइंट्स के बारे में आज जानना और समझना है। तो योर फर्स्ट स्टडी पॉइंट इज मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ द एटम, परमाणु की आधुनिक परिभाषा। सेकेंड स्टडी पॉइंट इज सब एटॉमिक पार्टिकल्स, उप परमाणविक कण। थर्ड डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, विसर्जन नलिका संबंधी प्रयोग। फोर्थ डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्टडी ऑफ कैथोड रे, इलेक्ट्रॉन की खोज कैथोड किरणों के अध्ययन के द्वारा। योर फिफ्थ स्टडी पॉइंट इज प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज, कैथोड रेज के गुण। सिक्स स्टडी पॉइंट इज डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन की खोज। स्टडी ऑफ एनोड रेज, एनोड रेज के अध्ययन के द्वारा प्रोटॉन की खोज। योर सेवेंथ स्टडी पॉइंट इज प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेज, एनोड रेज के गुण। एट्थ डिस्कवरी ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस, परमाणु नाभिक की खोज। ये परमाणु नाभिक की खोज हुई रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के द्वारा, रदरफोर्ड अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग। नाइन्थ स्टडी पॉइंट है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की खोज। और टेंथ एंड लास्ट स्टडी पॉइंट है इस पार्ट का समरी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल, मूलभूत कणों के गुण इसमें पढ़ेंगे हम लोग। अब हम लोग आते हैं आपके फर्स्ट स्टडी पॉइंट पे, मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ एटम। पिछले वाले चैप्टर में आपने पढ़ा था कि एटम के बारे में इंडियन फिलोसफर्स, ग्रीक फिलोसफर्स सबकी एक ही राय थी कि मैटर स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलकर बना है। मैटर इज कंसिस्ट ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स। उसके बाद फिर आपने जाना था कि इंग्लिश साइंटिस्ट जॉन डाल्टन ने इन पार्टिकल्स को नाम दिया था एटम, जो कि लैटिन वर्ड है और जिसका मीनिंग होता है नॉट डिवाइजेबल। उसके बाद उन्होंने एटम्स के बारे में या इन पार्टिकल्स के बारे में सबसे पहले रिटेन में एक थ्योरी बताई दी थी जिसे हम डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के नाम से जानते हैं। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में जो भी बातें जॉन डाल्टन ने बताई थीं उनका यद्यपि कोई प्रायोगिक प्रमाण नहीं था, देयर इज नो एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस। वो एक फिलोसफिकल एटीट्यूड पर बेस्ड थी, एक दार्शनिक दृष्टिकोण पर आधारित थी। और वहाँ पे आपने ये जानने का प्रयास किया था कि डाल्टन साहब ने बताया था कि जो मैटर है वो अल्टीमेटली इनडिवाइजेबल पार्टिकल से मिलके बना है।
अब ये जो इनडिवाइजिबल पार्टिकल थे उनके बारे में भी उन्होंने बताया था कि एक ही एलिमेंट्स के एटम किस प्रकार के होंगे, डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स किस प्रकार के होंगे। लेकिन उसके बाद बहुत सारी डिस्कवरीज हुई, रिसर्चेज हुई। एक्चुअली साइंस का एक सिस्टम है। साइंस में किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक मेथड अप्लाई किया जाता है जिसको साइंटिफिक मेथड कहते हैं। साइंटिफिक मेथड जो होता है उसके बेसिस पे कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। उसमें 5 स्टेप्स होते हैं। प्रॉब्लम्स है, हाइपोथेसिस है, एक्सपेरिमेंटेशन है, ऑब्जर्वेशन है एंड लास्ट में कंक्लूजन। तो कोई भी थ्योरी, कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई भी रूल यहाँ साइंस के केस में अल्टीमेट नहीं है। अल्टीमेट का मतलब ये है कि अगर उसके अगेंस्ट में कोई एविडेंस नहीं है तो उसे सही मान लिया जाएगा। डाल्टन्स के केस में भी यही हुआ कि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी ने लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस को बखूबी एक्सप्लेन किया। लेकिन गैसियस लॉज और कई चीज़ों को डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी जब एक्सप्लेन नहीं कर पाई तो साइंटिस्ट के मन में एक डाउट क्रिएट हो गया। वो डाउट इस बात को लेके हो गया कि क्या एटम वास्तव में अल्टीमेट पार्टिकल है, क्या एटम वास्तव में इनडिवाइजिबल पार्टिकल है। तो इस संबंध में कई साइंटिस्टों ने एक्सपेरिमेंट्स करना शुरू किए और इन एक्सपेरिमेंट्स में जिनका नाम प्रमुखता से आता है वो हैं सर विलियम क्रुक्स, जे थॉमसन, गोल्डस्टीन, जेम्स चैडविक। इन लोगों ने डिफरेंट टाइप के एक्सपेरिमेंट किए। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। और इनके एक्सपेरिमेंट से ये एक्सपेरिमेंटली ये प्रूफ हो गया कि एटम इनडिवाइजिबल नहीं है। एटम इज आल्सो कंसिस्ट ऑफ स्टिल स्मॉलर पार्टिकल्स और इट कैन आल्सो डिवाइडेड इनटू दीज पार्टिकल्स। यानी परमाणु अंतिम कण नहीं है, परमाणु स्वयं भी उससे छोटे छोटे कणों से मिलकर निर्मित होता है और इसको उन कणों में विभाजित भी किया जा सकता है। उन कणों को सब एटॉमिक पार्टिकल्स के नाम से जाना गया। उपपरमाणविक कण। अब ये उपपरमाणविक कण कई हैं, बहुतों के तो आपने नाम भी सुने होंगे। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एंटी प्रोटॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, मेसॉन, पॉजिट्रॉन एटसेट्रा। लेकिन इनमें से 3 जो हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, वो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वो सभी एटम्स के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। तो उन्हें हम फंडामेंटल पार्टिकल्स कहते हैं या एलिमेंट्री पार्टिकल ऑफ द एटम कहते हैं। तो अब हमें क्या पता चला? अब हमें पता चला कि एटम किसी भी एलिमेंट की बेसिक यूनिट तो है, लेकिन बेसिक यूनिट होने के साथ साथ ये इनडिवाइजिबल नहीं है, डिवाइजिबल है। और क्या पता चला एटम के बारे में? और ये पता चला कि एटम जनरली एग्जिस्ट नहीं कर सकता है फ्री स्टेट में। हालांकि कुछ केसेस में एग्जिस्ट कर लेता है एटम, जैसे इनर्ट गैसेस के जो एटम्स हैं वो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। और क्या पता चला? और ये पता चला कि ये केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है। तो अगर इन सब बातों को
हम जोड़ दें तो एटम की मॉडर्न डेफिनेशन आ जाएगी। तो एटम की मॉडर्न डेफिनेशन क्या होगी? एटम की मॉडर्न डेफिनेशन होगी, इट इज ए स्मॉलेस्ट डिवाइजिबल बेसिक यूनिट ऑफ द एलिमेंट which may or may not exist in free state but can take part in a chemical reaction। यानी किसी भी तत्व का वह इकाई जो विभाज्य हो और जो स्वतंत्र अवस्था में रह भी सकती हो और नहीं भी रह सकती हो, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकती हो। तो ये मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ द एटम हुई। अब ये जो मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ एटम है, उसके बाद आपकी एक जिज्ञासा भी होगी कि ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, जिनमें इम्पॉर्टेंट हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जिन्हें फंडामेंटल पार्टिकल्स कहा जाता है, उनकी जो डिस्कवरी हुई, उनकी जो खोज हुई, वो किस प्रकार हुई। तो वन बाय वन हम लोग इसको भी जानने और समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई, कैसे प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई, कैसे न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई। और फिर इसी चैप्टर के सेकंड पार्ट में जब हम लोग चलेंगे तो एटम के भीतर इनका अरेंजमेंट क्या है, जिसको हम एटॉमिक मॉडल बोलते हैं, उसकी भी चर्चा करेंगे, लेकिन वो इसके सेकंड पार्ट में करेंगे। अब ये जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, ये फंडामेंटल्स पार्टिकल्स की डिस्कवरी ज़्यादा हुई डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट के द्वारा। तो आइए जरा फिगर के माध्यम से समझते हैं कि ये डिस्चार्ज ट्यूब कैसी होती है, किसकी बनी होती है, इसको जरा समझ लें, फिर हम लोग इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी को खोजें। हेलो, इससे पहले कि हम लोग सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, इसको समझने का प्रयास करें। हम लोग जानेंगे डिस्चार्जिंग ट्यूब क्या होती है, क्योंकि इसी डिस्चार्जिंग ट्यूब में गैसेस के थ्रू इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज की जाती है और इन्हीं एक्सपेरिमेंट के द्वारा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई है। तो ज़रा एक बार ये डिस्चार्जिंग ट्यूब है और ये डिस्चार्जिंग ट्यूब ग्लास की बनी हुई है, हार्ड ग्लास एक क्वालिटी होती है, उसकी बनी हुई है ये, और ये लगभग 50 सेंटीमीटर यानी हाफ मीटर की लेंथ है इसकी, और इसमें गैस भरी जाती है और गैस का प्रेशर इसमें कम करने के लिए ये वैक्यूम पंप लगा हुआ है। आप गैस को निकाल के इससे गैस का प्रेशर ट्यूब के अंदर कम कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं अपने डिज़ायर्ड एक्सटेंट तक। तो ये डिस्चार्जिंग ट्यूब है और इसी डिस्चार्जिंग ट्यूब में गैसेस में इलेक्ट्रिक पास की जाती है। अब यहाँ पे एक बात जानने और समझने की है। वो जानने समझने की बात ये है कि ऑलरेडी आप फैमिलियर हैं कि मैटर एग्जिस्ट इन 3 स्टेट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो सॉलिड्स आर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आपको मालूम है बहुत सारी मेटल्स हैं, सिल्वर, एल्युमिनियम, कॉपर, सब में से होकर विद्युत बहती है। लिक्विड्स में भी इलेक्ट्रिक पास होती है, इलेक्ट्रिक कंडक्ट करते हैं। जैसे वाटर में, प्योर वाटर में तो इलेक्ट्रिक नहीं कंडक्ट होती है, लेकिन उसमें अगर हम थोड़ा सा एसिड मिला दें या एल्कली मिला दें या सॉल्ट मिला दें और इलेक्ट्रोड लगा दें तो उसमें भी इलेक्ट्रिक पास होने लगती है, इलेक्ट्रिक कंडक्ट करने लगते हैं। लेकिन जो गैसेस हैं उनके साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम है।
अब गैसेस जो हैं वो क्या हैं, वो थोड़ा सा रूठ गई हैं। अब उनके कहीं ज़्यादातर जो है सॉलिड्स की बात की जाती है, लिक्विड की बात की जाती है। चलो हम ऑर्डिनरी कंडीशन पे नहीं इलेक्ट्रिक कंडक्ट करेंगे, तो जो थोड़ा रूठी हुई हैं तो इनको थोड़ा सा मना लेते हैं, और ये क्या स्पेशल कंडीशंस चाहती हैं। गैसेस आर नियरली डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी अंडर ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस। थोड़ा सा स्पेशल सर्कमस्टांसेस करने पड़ते हैं। पहला काम तो ये करना पड़ता है कि हमको प्रेशर काफ़ी रिड्यूस करना पड़ता है, और दूसरे जो वोल्टेज अप्लाई करते हैं वो वोल्टेज काफ़ी हाई लगाते हैं। तो गैसेस आर आल्सो कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट एट ए वेरी रिड्यूस्ड प्रेशर and the voltage applied between the electrode is as high as nearly 10,000 volt। जब दाब बहुत कम होता है और जो वोल्टेज अप्लाई किया जाता है वो लगभग 10,000 वोल्ट या उससे करीब अधिक होता है, तभी गैसेस में होकर विद्युत धारा बहती है। और गैसेस में जो इलेक्ट्रिक कंडक्ट भी होती है वो उसका भी थोड़ा सा फॉर्म अलग है, वो स्पार्किंग के रूप में होती है। और स्पार्किंग के रूप में जो होती है इलेक्ट्रिक कंडक्ट, तो उसी को डिस्चार्ज, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज बोलते हैं। अगर सॉलिड और लिक्विड होता है तो उसके टर्म में हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक कंडक्शन, लेकिन गैसेस के केस में हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हो रही है। तो वो जो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज की जाती है उसी के लिए ये स्पेशल एपरेटस बनाया गया है, और इसी एपरेटस का नाम है डिस्चार्जिंग ट्यूब। तो इसी डिस्चार्जिंग ट्यूब में डिफरेंट टाइप के एक्सपेरिमेंट्स होंगे, और जिनके द्वारा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई है। अब हम लोग आगे चलते हैं कि कैसे इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई। इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई, इसको जानने समझने का प्रयास करते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज हुई कैथोड किरणों के माध्यम से। कैथोड किरणों की जब स्टडी की गई, उनका इन्वेस्टिगेशन किया गया जे थॉमसन के द्वारा, तब इलेक्ट्रॉन की खोज हुई। तो सबसे पहले जानते हैं कि कैथोड रेज की खोज कैसे हुई। कैथोड रेज की खोज ऐसे हुई, एक साइंटिस्ट थे सर विलियम क्रुक्स। तो सर विलियम क्रुक्स ने क्या बताया? सर विलियम क्रुक्स ने बताया कि जब किसी गैस को डिस्चार्जिंग ट्यूब में भरा जाता है, और डिस्चार्जिंग ट्यूब में भरा जाता है वेरी रिड्यूस्ड प्रेशर पे, नियरली 10⁻⁻⁴ एटमॉस्फेयर, और दोनों इलेक्ट्रोडों, यहाँ पे इलेक्ट्रोड को भी समझ लीजिए, दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक निगेटिवली चार्ज्ड और एक पॉजिटिवली चार्ज। निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड को कैथोड या ऋणोद कहा जाता है, और पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड को एनोड या धनोद कहा जाता है। तो सर विलियम क्रुक्स ने बताया, जब किसी गैस को विसर्जन नलिका में अत्यंत निम्न दाब पर भरा जाता है और इलेक्ट्रोडों के मध्य उच्च विभवांतर लगाया जाता है, तब कैथोड के सामने वाली दीवार पर एक दीप्त, एक चमक दिखाई देती है। और इस चमक का कारण क्या है? इस चमक का कारण एक प्रकार की किरणें हैं जो कैथोड की ओर से आती हुई प्रतीत होती हैं और एनोड की ओर जा रही होती हैं। जब ये एनोड की ओर जाके और वहाँ पे ग्लास के ऊपर बम्बार्ड करती हैं, तब ये चमक उत्पन्न होती है। तो ये जो ग्लो हो रही है यहाँ पे कांच
चमक रहा है, इसका कारण एक प्रकार की किरणें हैं जो कैथोड की ओर से आती हुई प्रतीत होती हैं और एनोड की ओर जा रही होती हैं। इन किरणों को कैथोड किरणें कहा गया। क्या बताया सर विलियम क्रूक्स ने? व्हेन ए गैस इज फिल्ड इन ए डिस्चार्जिंग ट्यूब एट ए वेरी रिड्यूस्ड प्रेशर and the voltage applied between the electrode is as high as nearly 10,000 volt, a glow is produced before the wall of the cathode, and this glow is due to the bombardment of certain gases which are seemed to coming from cathode and moving towards anode। तो ये जो कैथोड किरणें हैं, इन कैथोड किरणों के गुणों के बारे में जे टॉमसन ने अध्ययन किया इनका, और अध्ययन करने के पश्चात इलेक्ट्रॉन की खोज हुई। तो सबसे अब उसके बाद हम लोग जानते हैं कि कैथोड किरणों की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। कैथोड रेज की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, आइए उनको जानते हैं। फर्स्ट, कैथोड रेज ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन। कैथोड किरणें ऋजु रेखा में गमन करती हैं। कैसे पता चलता है? इफ यू प्लेस ए ऑब्जेक्ट इन देयर पाथ, ए क्लियर शैडो इज ऑब्जर्व्ड ऑन द अपोजिट वॉल। यदि हम इनके मार्ग में कोई अपारदर्शी वस्तु रख दें तो उसकी एक बिल्कुल स्पष्ट छाया दूसरी ओर बनती है। इससे पता चलता है कि कैथोड किरणें सीधी रेखा में गमन करती हैं। दूसरी, कंसिस्ट ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स, यानी द्रव्यात्मक कणों से मिलकर बनी हैं। दो बातें हो सकती हैं, जैसे लाइट है तो लाइट मॉसलेस पार्टिकल से मिलकर बनी है, ऐसा आप कह सकते हैं। मास उसमें पार्टिकल अगर मान भी लें तो वो मॉसलेस हैं। और ये जो कैथोड किरणें हैं, ये जिन पार्टिकल से मिलकर बनी होती हैं वो मटेरियल पार्टिकल हैं। ये कैसे पता चलता है? ये ऐसे पता चलता है कि इफ यू प्लेस्ड ए स्मॉल पैडल व्हील इन देयर पाथ इट बिकम्स रोटेटिंग। अगर कोई छोटा सा सूक्ष्म प्रेक्षणीय पहिया इनके मार्ग में रख दें तो वो घूमने लगता है, और ये तभी संभव है जब ये मटेरियल पार्टिकल से मिलकर बनी हो। अगला, डिफ्लेक्टेड इन मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी जब हम चुंबकीय क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र लगाते हैं तो उसमें जाते समय ये अपनी दिशा बदल देती हैं, विक्षेपण हो जाता है। और इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि जो इनके मटेरियल पार्टिकल हैं उन पर चार्ज है, वे आवेशित हैं। क्योंकि अगर वे न्यूट्रल होते तो उनका पाथ डिफ्लेक्टेड नहीं होता। तो डिफ्लेक्शन जो है उससे ये कंक्लूजन निकलता है कि ये चार्ज पार्टिकल से मिलके बनी हुई हैं, और इनका द डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन यानी विक्षेपण की दिशा ये बताती है कि इनके पार्टिकल्स पर निगेटिवली चार्ज है। यानी कैथोड किरणें विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित हो जाती हैं और इनके विक्षेपण की दिशा से पता चलता है कि इन पर ऋण आवेश है। अगला, पजेस हीटिंग इफेक्ट। अगर इनके मार्ग में कोई मेटेलिक फॉयल रख दें, कोई धातु की पतली पन्नी रख दें, तो उस पे ये स्ट्राइक करती हैं और उससे वो गर्म हो जाती है, चमकने लगती, हीटिंग इफेक्ट। तो मैकेनिकल इफेक्ट भी दर्शाती हैं। उसके बाद प्रोड्यूस फ्लोरेसेंस। जब ये ग्लास पे पड़ती हैं या जिंक सल्फाइड से पेंट किए हुए स्क्रीन पे पड़ती हैं
तो ये फ्लोरेसेंस दर्शाती हैं, स्फुरदीप्त दर्शाती हैं। उसके बाद पेनेट्रेट्स थ्रू थिन शीट्स, पतली पन्नियों से होकर ये गुजर जाती हैं। उसके बाद अफेक्ट द फोटोग्राफिक प्लेट, ये फोटोग्राफिक प्लेट को भी प्रभावित कर देती हैं। E/M रेशियो इज सेम फॉर ऑल कैथोड रेज। जरा इस पॉइंट को बहुत ध्यान देके समझने की बात है। E/M रेशियो का मतलब है कि चार्ज और मास का रेशियो, चार्ज और मास के रेशियो से हमें ये जो रेज हैं इनके पार्टिकल के नेचर के बारे में पता चलता है। तो E/M रेशियो जो कैथोड रेज का है वो बिल्कुल सेम रहता है, यूनिवर्सल कांस्टेंट है। इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि डिस्चार्जिंग ट्यूब में आपने कौन सी गैस ली हुई है या आपने किस मैटर के, किस सब्सटेंस के इलेक्ट्रोड लगाए हैं। इररिस्पेक्टिव of the nature of the gas which is filled in a discharging tube and the material is used in electrode, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। किसी भी गैस की कैथोड किरणों का E/M यानी चार्ज मास रेशियो यूनिवर्सल कांस्टेंट है। इससे कंक्लूजन क्या निकलता है? इससे कंक्लूजन ये निकलता है कि सभी प्रकार की कैथोड किरणों का पार्टिकल बिल्कुल एक जैसा है, यानी एक ही प्रकार के कणों से ये सभी प्रकार की कैथोड किरणें मिलकर बनी हुई हैं। इसके बाद प्रोड्यूसेस एक्सरे, एक्सरे तो आप लोग जानते होंगे, ठीक है ना। तो ये जो कैथोड किरणें हैं ये जब हाई मेल्टिंग पॉइंट वाली किसी मेटल पे स्ट्राइक करती हैं जैसे टंगस्टन, तो ये एक्सरे में बदल जाती हैं, तो एक्सरे भी प्रोड्यूस करती हैं। अब आते हैं कंक्लूजन पे। ये जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं इनसे कंक्लूजन क्या निकला, इनसे निष्कर्ष क्या निकला? इनसे निष्कर्ष ये निकला कि कैथोड किरणें निगेटिवली चार्ज्ड मटेरियल पार्टिकल से मिलकर बनी हैं, और ये जो कैथोड किरणें निगेटिवली चार्ज मटेरियल पार्टिकल से मिलकर बनी हैं, इन्हीं निगेटिवली चार्ज मटेरियल पार्टिकल को इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। द निगेटिवली चार्ज्ड मटेरियल पार्टिकल कॉन्स्टिट्यूटिंग द कैथोड रेज आर नेम्ड एज इलेक्ट्रॉन। तो इस प्रकार से जे टॉमसन ने कैथोड किरणों का इन्वेस्टिगेशन करके, कैथोड किरणों के गुणों का अध्ययन करके इलेक्ट्रॉन की खोज की। यहाँ पे दो बातें अलग अलग हैं। कैथोड किरणों की डिस्कवरी सर विलियम क्रुक्स के द्वारा की गई, और इलेक्ट्रॉन की जो खोज है वह जे टॉमसन के द्वारा की गई। अब जब इलेक्ट्रॉन की खोज हो गई, इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, उस पर ऋण आवेश है, लेकिन एटम क्या होता है? एटम एज ए होल न्यूट्रल होता है, उस पर तो कोई चार्ज होता नहीं है, वो तो उदासीन होता है। तो इससे एक स्वयं से ये कंक्लूजन निकलता है, ये तर्क के द्वारा पता चलता है कि जब इसमें निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है और एटम एज ए होल न्यूट्रल है, इसका मतलब कोई ना कोई इसमें पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल भी ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो इसकी खोज जो है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल यानी प्रोटॉन की खोज, वो एनोड किरणों के अध्ययन के द्वारा हुई, और एनोड किरणों की खोज जो है वो गोल्डस्टीन के द्वारा की गई। तो इसके बाद जानते हैं कि गोल्डस्टीन ने एनोड किरणों की खोज कैसे की। अब हम लोग नेक्स्ट स्टडी पॉइंट्स पे आते हैं। डिस्कवरी ऑफ एनोड रेज। एनोड रेज की डिस्कवरी के बाद इनकी स्टडी करने पर प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई। तो सबसे पहले जानते हैं
एनोड रेज की डिस्कवरी कैसे हुई। गोल्डस्टीन ने बताया कि यदि आप रिड्यूस प्रेशर पर, सब कुछ वैसा ही है कैथोड रेज जैसा, प्रेशर काफी रिड्यूस्ड है, वोल्टेज अप्लाइड बिटवीन टू इलेक्ट्रोड नियर अबाउट 10,000 वोल्ट है, लेकिन आपको करना क्या है, कैथोड को परफोरेटेड कर देना है। परफोरेटेड कैथोड यानी छिद्र युक्त कैथोड हो, तो एक प्रकार की जो ग्लो है वो एनोड के सामने वाली दीवार पर भी नजर आती है। तो पहले क्या हो रहा था कि कैथोड के सामने वाली दीवार पे एक चमक उत्पन्न हो रही थी, दीप्त उत्पन्न हो रही थी, जिसका कारण ये था कि एक प्रकार की किरणें कैथोड की ओर से आती हुई प्रतीत हो रही थी, जो कि कैथोड से एनोड की ओर जाती हुई प्रतीत हो रही थी, उन्हें कैथोड रेज कहा गया था। और अब ये जो ग्लो प्रोड्यूस हो रही है, इसका कारण क्या है कि देयर आर सर्टेन रेज विच आर सीम टू कमिंग फ्रॉम एनोड, और वे यहां पे बम्बार्ड कर रही हैं, जिसके कारण ये ग्लो प्रोड्यूस हो रही है। तो ये जो रेजेस हैं जो एनोड की ओर से आती हुई प्रतीत हो रही हैं और कैथोड के पीछे वाली दीवार पर चमक उत्पन्न कर रही हैं, इन्हें कैनाल रेज या पॉजिटिव रेज या एनोड रेज कहा जाता है। दोबारा फिर सुन लीजिए गोल्डस्टीन ने क्या बताया। गोल्डस्टीन ने बताया कि यदि कोई गैस को डिस्चार्जिंग ट्यूब में भरा जाए बहुत ही रिड्यूस प्रेशर पे और वोल्टेज बहुत ज़्यादा अप्लाई करा जाए, और ऐसी कंडीशन में अगर परफोरेटेड कैथोड ले लिया जाए, छिद्र युक्त कैथोड ले लिया जाए, तो एक प्रकार की किरणें कैथोड के पीछे वाली दीवार पर भी उत्पन्न होती हैं, और ये किरणें एनोड की ओर से आती हुई प्रतीत होती हैं और कैथोड की ओर जाती हुई प्रतीत होती हैं। चूंकि ये एनोड की ओर से आती हुई प्रतीत होती हैं, इसलिए इन्हें एनोड रेज कहा जाता है, इन्हें कैनाल रेज भी कहा जाता है, और ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल से मिलकर बनी हैं, इसलिए इनको पॉजिटिव रेज भी कहा जाता है। अब इनकी जो प्रॉपर्टीज है वो लगभग काफी पॉइंट्स में सिमिलर है कैथोड रेज के, लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो एनोड रेज की या पॉजिटिव रेज की वो डिफर करती हैं कैथोड रेज से। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट स्टडी पॉइंट पर कि प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेज। अब एनोड किरणों के माध्यम से कैसे प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई, इसको जानने का, समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले एनोड रेज और कैथोड रेज की जो प्रॉपर्टीज हैं वो कई प्रॉपर्टीज बिल्कुल सेम हैं। जैसे आपने देखा कि कैथोड रेज ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन, एनोड रेज आर आल्सो ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन। व्हेन ए ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ एनोड रेज, it cast a shadow on the opposite wall. इसके बाद सेकेंड, लाइक कैथोड रेज, एनोड रेज आर आल्सो कंसिस्ट ऑफ मटेरियल पार्टिकल, एंड इफ यू प्लेस ए स्मॉल पैडल व्हील इन देयर पाथ इट बिकम्स रोटेटिंग। इससे पता चलता है कि ये मटेरियल पार्टिकल से मिलकर बनी हुई। फिर लाइक कैथोड रेज, एनोड रेज आर आल्सो डिफ्लेक्टेड इन मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, बट in case of anode rays the direction of deflection indicates that the anode rays are consist of positively charged particle। अब यहाँ पे थोड़ा सा अंतर है कि कैथोड किरणें भी चुंबकीय और विद्युत क्षेत्र में विक्षेपित हो जाती हैं,
एनोड किरणें भी चुंबकीय और विद्युत क्षेत्र में विक्षेपित हो जाती हैं। तो दोनों से ये कंक्लूजन निकलता है कि दोनों चार्ज पार्टिकल से मिलकर बनी है, लेकिन जो डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन है वो यहाँ पे अपोजिट है, और यहाँ पे जो डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन है उससे पता चलता है कि ये पॉजिटिवली चार्ज्ड हैं, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल से मिलकर बनी हुई। उसके बाद अनलाइक कैथोड रेज, ये एक्सरे प्रोड्यूस नहीं करती हैं। इसके बाद एक और भी डिफरेंस है और इसे बहुत अच्छे तरीके से समझना है। हमने आपको बताया था कि E/m रेशियो फॉर द कैथोड रेज इज यूनिवर्सल कांस्टेंट, यानी आवेश और द्रव्यमान का अनुपात प्रत्येक कैथोड किरण के लिए बिल्कुल समान होता है, सार्वत्रिक नियतांक होता है। ये गैस जो भरी गई है डिस्चार्जिंग ट्यूब पे, उसके नेचर पे डिपेंड नहीं करता है। जो इलेक्ट्रोड लगाए गए हैं उनका क्या सब्सटेंस उसमें यूज किया गया है उस पे भी डिपेंड नहीं करता है। इसका मतलब सभी प्रकार की कैथोड किरणों का कण बिल्कुल आइडेंटिकल है, एक जैसा है। यानी प्रत्येक, और उसको आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन कहते हैं, तो प्रत्येक कैथोड किरण का कण इलेक्ट्रॉन होता है। लेकिन एनोड किरणों के केस में E/m यानी चार्ज मास रेशियो यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है। ये इस बात पे डिपेंड करता है कि कौन सी गैस भरी गई है, उसके नेचर पे डिपेंड करता है। बिल्कुल क्लियर इंडिकेशन है कि प्रत्येक गैस की एनोड किरण का पार्टिकल बिल्कुल अलग अलग है। पॉजिटिवली चार्ज है, बिल्कुल सही है, मटेरियली पार्टिकल है, बिल्कुल सही है, लेकिन वो है बिल्कुल अलग अलग। अब आप कहेंगे कि जब एनोड रेज का प्रत्येक एनोड रेज का पार्टिकल अलग अलग है तो फिर प्रोटॉन की डिस्कवरी कैसे हुई? अब इसको जरा समझिए। कोई जब हम हाइड्रोजन गैस लेते हैं और हाइड्रोजन गैस के जो एनोड रेज हैं उनका जो E/m रेशियो निकालते हैं, तो उस E/m रेशियो के बेसिस पे ये एक्सपेरिमेंटली एंड मैथमेटिकली प्रूफ कर लिया गया है कि हाइड्रोजन गैस की एनोड किरणों का कण, जिसे हम प्रोटॉन कहते हैं, वो सभी एटम में मौजूद है। और यहां पे आपको ये समझना पड़ेगा कि किसी भी गैस की कैथोड किरण का कण इलेक्ट्रॉन है, लेकिन किसी भी गैस की एनोड किरण का कण प्रोटॉन नहीं है। किसी भी गैस की नहीं, केवल हाइड्रोजन गैस की एनोड किरण का कण प्रोटॉन है। हाइड्रोजन, ऑर्डिनरी हाइड्रोजन में आपको पता भी है कि उसमें एक प्रोटॉन होता है उसके एटम में और एक इलेक्ट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन उसमें होता नहीं। तो जब एनोड रेज प्रोड्यूस होती हैं तो उसमें ये इलेक्ट्रॉन निकल जाता है और प्रोटॉन बच रहता है। इसीलिए इस बात को ध्यान रखिएगा, पार्टिकल ऑफ एनोड रेज ऑफ हाइड्रोजन इज फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम नेम्ड प्रोटॉन। तो इस तरीके से प्रोटॉन की खोज हुई। After the discovery of electron and proton, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने ये जानने का प्रयास किया कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का एटम में अरेंजमेंट क्या होता है। तो अरेंजमेंट जानने के लिए उन्होंने बहुत ही एक फेमस एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट को कहते हैं रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन का प्रयोग। अब इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक बहुत ही पतली थिन शीट ली गोल्ड की। आपको पता है गोल्ड बहुत ही मेलिएबल मेटल है, इसकी बहुत पतली पतली चादरें बनाई जा सकती हैं। और उस पर उन्होंने अल्फा पार्टिकल
अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं? अल्फा पार्टिकल डाई पॉजिटिवली प्रोजेक्टाइल्स के रूप में उनका इस्तेमाल किया जाता है। और हीलियम जो एटम है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, अब उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो क्या बचेगा? हीलियम का केवल न्यूक्लियस बचेगा और उस पर 2 पॉजिटिव चार्ज होगा। इसी को अल्फा पार्टिकल कहते हैं। तो इस अल्फा पार्टिकल को उन्होंने प्रोजेक्टाइल के रूप में इस्तेमाल किया और इनकी बमबारी की, इनका बम्बार्डमेंट किया गोल्ड फॉइल पे। तो जब गोल्ड फॉइल पे बम्बार्डमेंट किया तो उन्होंने 3 ऑब्जर्वेशंस नोट किए और फिर उन 3 ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे उन्होंने 3 कंक्लूजन्स निकाले। हमने यहाँ पे लिखे हैं। तो पहला क्या देखा उन्होंने? मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फॉइल अनडिफ्लेक्टेड, यानी अधिकांश अल्फा कण बिना विक्षेपित हुए पन्नी से गुजर गए। तो इससे इन्होंने कंक्लूजन क्या निकाला कि इट मीन्स देयर मस्ट बी वेरी लार्ज एम्प्टी स्पेस विद इन द एटम। अब अधिकांश अल्फा पार्टिकल बिना विक्षेपित हुए गुजर गए, इसका मतलब परमाणु का अधिकांश भाग खोखला या खाली या रिक्त है। उसके बाद फिर दूसरा ऑब्जर्वेशन इन्होंने क्या देखा? ओनली ए फ्यू अल्फा पार्टिकल सफर्ड लार्ज डिफ्लेक्शन, यानी बहुत कम ऐसे अल्फा पार्टिकल थे जो पन्नी से गुजरते समय बड़े कोण से विक्षेपित हो गए। अब अल्फा पार्टिकल पे तो पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज को डिफ्लेक्ट कौन करेगा? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल ही करेगा। तो इससे इन्होंने कंक्लूजन क्या निकाला कि इट मीन्स देयर इज ए पॉजिटिवली चार्ज बॉडी प्रेजेंट इन द एटम, और इस पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को इन्होंने क्या कहा? एटॉमिक न्यूक्लियस, यानी परमाणु में कोई न कोई ऐसा धन आवेशित पिंड मौजूद है और उसी को इन्होंने परमाणु नाभिक कहा। अब थर्ड ऑब्जर्वेशन इन्होंने क्या किया? वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स, और ये वेरी फ्यू कितने थे? 20,000 में केवल एक, ये फॉइल से कोलाइड करके और फिर अपने मार्ग पे वापस चले आए, रिटर्न बैक ऑन देयर पाथ। तो ये किससे कोलाइड करके वापस चले आए? ये उसी एटॉमिक न्यूक्लियस से कोलाइड करके वापस लौटे हैं, और चूंकि इनका नंबर बहुत कम है इसलिए इससे ये कंक्लूजन उन्होंने निकाला कि एटॉमिक न्यूक्लियस ऑक्युपाइज ए वेरी स्मॉल वॉल्यूम विद इन द एटम, यानी परमाणु के कुल आयतन की तुलना में परमाणु नाभिक का आयतन बहुत ही कम होता है। तो 3 ऑब्जर्वेशन, उस पे आधारित 3 कंक्लूजन। पहला, अधिकांश अल्फा कण बिना विक्षेपित हुए पन्नी से होकर गुजर गए। कंक्लूजन क्या है? परमाणु का अधिकांश भाग खोखला, खाली या रिक्त है। दूसरा, बहुत कम अल्फा कण पन्नी से गुजरते समय अधिक कोण से विक्षेपित हो गए, इसका मतलब परमाणु में कोई धन आवेशित पिंड मौजूद है जिसे परमाणु नाभिक कहा गया। तीसरा, बहुत कम अल्फा कण 20,000 में कहीं एक टकरा के पन्नी से वापस लौट आए अपने पूर्व मार्ग पर, इसका मतलब परमाणु नाभिक का जो वॉल्यूम है, आयतन है, वो परमाणु के कुल आयतन की तुलना में बहुत ही कम है। तो इस तरीके से रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट के द्वारा एटॉमिक न्यूक्लियस की खोज हुई। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एक और फंडामेंटल पार्टिकल है न्यूट्रॉन के बारे में कि उसकी खोज कैसे हुई। अब हम लोग आगे चलते हैं और जानते हैं कि न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई। इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, ये 2 फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, ये चार्ज्ड हैं, और न्यूट्रॉन फंडामेंटल पार्टिकल है जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रल होता है, इसीलिए इसका नाम दिया गया है न्यूट्रॉन। तो इसकी डिस्कवरी कैसे हुई? जेम्स चैडविक ने 1932 में
bombarded thin sheet of beryllium element with alpha particles and observed highly penetrating rays which consist of streams of neutral particles and these were named as neutron। तो जेम्स चैडविक ने क्या किया? जेम्स चैडविक ने 1932 में बेरिलियम जो धातु होती है उस पर अल्फा कणों की बौछार की, और अल्फा कणों की बौछार करने के बाद उन्होंने क्या देखा? एक प्रकार के पेनेट्रेटिंग रेज उससे निकल रही हैं, और वो पेनेट्रेटिंग रेज जो हैं वो न्यूट्रल पार्टिकल से मिलकर बनी हुई हैं। तो वो न्यूट्रल पार्टिकल को उन्होंने न्यूट्रॉन नाम दिया, और जो बेरिलियम का एटम था वो कार्बन में चेंज हो गया। डिफरेंट डिस्कवरीज से अब ये बात पूरी तरीके से प्रूफ हो गई है कि न्यूट्रॉन भी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की ही तरह परमाणु का एक मौलिक कण है। न्यूट्रॉन इज आल्सो ए फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम जस्ट लाइक इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रल हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन चार्ज्ड हैं और न्यूट्रॉन न्यूट्रल है। तो ये तीन फंडामेंटल पार्टिकल हैं। तो इसको हम न्यूक्लियर रिएक्शन के रूप में इस प्रकार से लिख सकते हैं। बेरिलियम एटॉमिक नंबर 4, मास नंबर 9, अल्फा पार्टिकल्स आपको बताया था ये हीलियम के न्यूक्लियस हैं, एटॉमिक नंबर 4 एंड मास नंबर 4, और बेरिलियम पर अल्फा पार्टिकल्स के जब कोलाइड करता है तो ये कार्बन में कन्वर्ट हो जाता है, आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन हो जाता है, कार्बन एटॉमिक नंबर 6 एंड मास नंबर 12, और ये न्यूट्रल पार्टिकल्स निकलते हैं। इन्हीं न्यूट्रल पार्टिकल्स को न्यूट्रॉन कहते हैं। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और एटॉमिक न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई, और डाल्टन ने बताया था कि एटम इनडिवाइजिबल है, उसका केवल दार्शनिक आधार था। लेकिन वर्तमान में परमाणु विभाज्य कण है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन फंडामेंटल पार्टिकल हैं, इनके बाकायदा एक्सपेरिमेंटल फैक्ट हैं। तो आज की डेट में एटम बेसिक यूनिट जरूर है एलिमेंट की, लेकिन डिवाइजिबल पार्टिकल है। अब ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, जरा इनके कैरेक्टरिस्टिक्स को समराइज करके समझते हैं। एटम के 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कैरेक्टरिस्टिक्स को हमने यहाँ पे समराइज किया हुआ है। सिंबल इलेक्ट्रॉन स्मॉल ई, प्रोटॉन स्मॉल पी और न्यूट्रॉन स्मॉल एन। मास देखिए, इलेक्ट्रॉन का मास है 9.1 इंटू 10 रेज टू द पावर -31 kg। प्रोटॉन का मास है 1.673 इंटू 10 टू द पावर -27 kg, और न्यूट्रॉन का मास है 1.675 इंटू 10 टू द पावर -27 kg। इनके कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन का मास को इतना कम है कि उसको हम नेग्लेजिबल मान सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के मास को जनरली 0 माना जाता है, और प्रोटॉन का मास 1.673 इंटू 10 टू द पावर -27 kg, और न्यूट्रॉन का मास 1.675 इंटू 10 टू द पावर -27 kg, लगभग अप्रोक्सीमेट सेम है। तो न्यूट्रॉन के मास को, प्रोटॉन के मास को, इस मास को 1 यूनिट माना जाता है। अब चार्ज में आइए, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम्ब, और प्रोटॉन पे भी इतना ही चार्ज होता है, मैग्नीट्यूड सेम है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम्ब। लेकिन ये चार्ज आपको पता है कि चार्ज 2 प्रकार का होता है, निगेटिव और पॉजिटिव।
तो इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम वो निगेटिव है, और प्रोटॉन पे जो चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम वो पॉजिटिव है। अब ये जो चार्ज है, इस चार्ज को, इतने मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज को चार्ज की यूनिट बोलते हैं। क्यों यूनिट बोलते हैं? क्योंकि जितने भी चार्ज्ड स्पीसीज हैं उन सब में इससे कम चार्ज कभी किसी पर नहीं पाया जाता है, और जितना भी चार्ज पाया जाता है वो इसी का मल्टीपल है। इसलिए इस मैग्नीट्यूड चार्ज को, जितना इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन पे चार्ज होता है, उसे चार्ज की यूनिट कहते हैं। उसके बाद डिस्कवरर देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की जे थॉमसन ने, और प्रोटॉन की डिस्कवरी की गोल्डस्टीन ने, और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की जेम्स चैडविक ने। तो ये एटॉमिक स्ट्रक्चर का फर्स्ट पार्ट था, जिसमें आप लोगों ने एटम की मॉडर्न डेफिनेशन जानी, एटम डिवाइजिबल है, उसके फंडामेंटल पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उनकी डिस्कवरी कैसे हुई, एटॉमिक न्यूक्लियस की डिस्कवरी कैसे हुई, और इनके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में आपको पता चला। आप सभी बच्चों के जो कमेंट्स हैं वो हमको मिलते हैं, और बहुत ही सजेशंस भी आपके आते हैं। तो और आप हमारा वीडियो देखते हैं उत्सुकता के साथ। ये बहुत ही हमारे लिए एक रिवार्ड जैसा है। थोड़ा आप लोगों की शिकायत रहती है, कंप्लेंट रहती है कि वीडियो थोड़ा टाइम लगता है उसको आने में। इसको हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको जल्दी जल्दी वीडियो मिले। एक्चुअली हमारा जो शेड्यूल है बहुत थोड़ा सा बिजी रहता है। ये हम जिस नगर में रहते हैं छोटा सा टाउन एरिया है, और यहाँ पे क्लास प्ले ग्रुप से लेके और 8th तक हम अपने मित्र के साथ एक स्कूल रन करते हैं। उसके बाद 9 से लेके 12 तक हमारी कोचिंग इंस्टीट्यूट है, उसमें केमिस्ट्री सब्जेक्ट की जिम्मेदारी हमारे पास है, वो उसमें भी हमें क्लासेस लेनी पड़ती हैं। तो इसलिए लगभग पूरा दिन उसमें निकल जाता है, और आपके वीडियो नाइट में ही बनाने का टाइम मिलता है। लेकिन फिर भी हम अपने टाइम को इस प्रकार से मैनेज कर रहे हैं कि आपको जल्दी से जल्दी वीडियो प्राप्त हो। आपके कमेंट, आपका स्नेह, आपके सजेशन इसी प्रकार से मिलते रहेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th, आई एम अवधेश मिश्रा। वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू हु आर वाचिंग दिस वीडियो। जैसा कि आपको पहले से पता है कि क्लास 9 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर 4 स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, परमाणु की संरचना को हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया था। फर्स्ट पार्ट के स्टडी कंटेंट को 10 स्टडी पॉइंट्स में डिवाइड किया गया था, जिनको आप पहले ही समझ चुके हैं। अब आज सेकेंड पार्ट हम लोगों को पढ़ना है, और सेकेंड पार्ट के स्टडी कंटेंट में कौन कौन से स्टडी पॉइंट्स आते हैं, आइए सबसे पहले उनको जान समझ लेते हैं, फिर 1 बाय 1 सिस्टमेटिकली उनको समझने और जानने का प्रयास करते हैं। तो आपका स्टडी पॉइंट 1 से लेकर 10 तक हो चुके थे। अब 11th स्टडी पॉइंट है एटॉमिक मॉडल, परमाणु मॉडल। ये कई परमाणु मॉडल इसमें आपको पढ़ने हैं। पहला इसमें है थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल, दूसरा है रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, और तीसरा है बोहर्स एटॉमिक मॉडल। इसमें आपका 12th पॉइंट है एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या। 13 मॉस नंबर, द्रव्यमान संख्या। 14 डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉनों का वितरण। 15 वैलेंसी एंड वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, संयोजकता और संयोजी इलेक्ट्रॉन। 16 आइसोटोप्स, समस्थानिक। 17 एप्लीकेशंस ऑफ आइसोटोप्स, यानी समस्थानिकों के उपयोग, अनुप्रयोग। और 18 लास्ट स्टडी पॉइंट आइसोबार्स, समभारी।
अब सबसे पहला स्टडी पॉइंट हम लोग समझने का प्रयास करेंगे एटॉमिक मॉडल। देखिए कैसा है। पिछले पार्ट में आप लोगों ने पढ़ा था कि एटम जो मॉडर्न रिसर्चेज और डिस्कवरीज हुई थी उसके अनुसार एटम इनडिवाइजिबल पार्टिकल नहीं है, अल्टीमेट पार्टिकल नहीं है। ये उससे भी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है जिन्हें हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं, जस्ट सच एज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, scientists started thinking about the arrangement of these subatomic particles within the atom. इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की खोज के बाद जो वैज्ञानिक थे उन्होंने इस ओर सोचना शुरू किया कि जो ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं इनका जो एटम है, परमाणु है, उसके भीतर किस प्रकार का अरेंजमेंट है, और ये अरेंजमेंट ही एटॉमिक मॉडल कहलाता है। अरेंजमेंट ऑफ द सब एटॉमिक पार्टिकल विद इन द एटम इज कॉल्ड एटॉमिक मॉडल। परमाणु के भीतर सब एटॉमिक पार्टिकल्स का अरेंजमेंट व्यवस्था उसका एटॉमिक मॉडल कहलाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल जे थॉमसन प्रपोज्ड हिज फर्स्ट सिंपल मॉडल विच इज कॉल्ड वाटरमेलन मॉडल। सबसे पहले जे थॉमसन ने एक अपना मॉडल प्रस्तावित किया जिसको परमाणु का तरबूज मॉडल कहते हैं, वाटरमेलन मॉडल कहते हैं। तो ये वाटरमेलन मॉडल के अनुसार उन्होंने क्या बताया, फर्स्ट इन दिस मॉडल एटम इज कंपेयर्ड विद वाटरमेलन। परमाणु की तुलना किससे की गई? परमाणु की तुलना तरबूज से की गई। According to this model, an atom is a sphere of positive charge in which electrons are embedded as similar as seeds are embedded in the watermelon. क्या माना गया? माना गया कि जो परमाणु है वह तरबूज की तरीके से एक पॉजिटिव चार्ज का धन आवेशित गोला है, और जिसमें इलेक्ट्रॉन कैसे रहते हैं? इलेक्ट्रॉन ठीक उसी प्रकार धसे रहते हैं जैसे तरबूज में बीज धसे रहते हैं। इसके बाद इन्होंने क्या बताया, द पॉजिटिव चार्जेस एंड नेगेटिव चार्जेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। ये हेंस एटम एज ए होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। कुल धनावेश कुल ऋण आवेश के बराबर होता है, इसीलिए एज ए होल जो एटम होता है उस पर कोई चार्ज नहीं होता है, वो न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। लेकिन ये जो एटॉमिक मॉडल है ये एटम के उदासीनता को तो एक्सप्लेन करता है, न्यूट्रलिटी को तो एक्सप्लेन करता है, लेकिन आपने पिछले वाले पार्ट में पढ़ा था कि रदरफोर्ड ने अपना एक बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट किया था स्ट्रक्चर ऑफ एटम जानने के लिए। उन्होंने गोल्ड फॉयल पर अल्फा पार्टिकल्स का बम्बार्डमेंट किया था, और उस अल्फा पार्टिकल के बम्बार्डमेंट से जो ऑब्जर्वेशंस आए थे और उन पे जो कंक्लूजन्स आए थे, वो कंक्लूजन्स ये बताते थे कि एटम का अप्रोक्सीमेट एज ए होल मास इज कॉन्सेंट्रेटेड एट इट्स सेंटर। तो इसमें क्या है, ये क्या मॉडल कह रहा है कि परमाणु का जो द्रव्यमान है वो पूरी तरीके से फैला हुआ है, तो इट कुड नॉट एक्सप्लेन द रिजल्ट्स ऑफ रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, hence therefore this model is rejected. It drawbacks, it could not explain the results of alpha particle scattering experiment, it was therefore rejected.
इसके बाद जो अगला मॉडल प्रपोज किया गया वो रदरफोर्ड ने प्रपोज किया। आपको पहले से पता है कि रदरफोर्ड ने अपना अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट अरेंजमेंट को जानने के लिए, अरेंजमेंट ऑफ द सब एटॉमिक पार्टिकल को जानने के लिए ही किया था। तो जो उन्होंने मॉडल प्रपोज किया वो रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के जो रिजल्ट्स आए थे उन्हीं पर बेस है। तो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल पढ़ने से पहले एक बार जरा फिर से रिमाइंड कर लें कि रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में कौन कौन से 3 ऑब्जर्वेशंस उन्होंने लिए थे और उनसे 3 क्या क्या कंक्लूजन निकाले थे। तो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को समझने में जरा आसानी होगी। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, ये ब्लैक बोर्ड पे हमने फिगर बनाया है, इससे आपको आसानी से समझ में आएगा कि रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से एटम के स्ट्रक्चर के बारे में क्या क्या इंफॉर्मेशंस प्राप्त हुई। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पासेस थ्रू द मेटेलिक फॉयल अनडिफ्लेक्टेड। अधिकांश अल्फा कण पन्नी से गुजरते समय बिल्कुल विक्षेपित नहीं हुए। तो इससे क्या कंक्लूजन निकाला? इट मीन्स मोस्ट ऑफ द स्पेस ऑफ द एटम इज एम्प्टी, यानी परमाणु का अधिकांश भाग खोखला, खाली या रिक्त है। उसके बाद सेकेंड ऑब्जर्वेशन क्या है? सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्टेड फ्रॉम देयर पाथ। कुछ अल्फा पार्टिकल रास्ते से गुजरते समय, पन्नी से गुजरते समय अपने मार्ग से मुड़ गए। अब अल्फा पार्टिकल पे पॉजिटिव चार्ज होता है तो उसको रिपेल कौन करेगा? लाइक चार्जेस रिपेल टू ईच अदर। इसका मतलब उसको कोई पॉजिटिवली चार्ज बॉडी ही उसको रिपेल कर रही है। इट मीन्स देयर इज ए पॉजिटिवली चार्ज बॉडी प्रेजेंट इनसाइड द एटम। इसका मतलब परमाणु के भीतर कोई भी धन आवेशित पिंड अवश्य मौजूद है। अब थर्ड क्या है? वेरी फ्यू, only near about only one from 20,000 bounce back on their original path। तो बहुत कम 20,000 में कहीं एक पन्नी से टकरा के अपने मूल मार्ग पे वापस चले आए। इससे 2 बातें निकल रही हैं। एक तो पहली बात, बहुत कम अल्फा पार्टिकल वापस आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि the volume of the nucleus is very small in the comparison of total volume of the atom। यानी नाभिक का जो आयतन है वो परमाणु के कुल आयतन की तुलना में बहुत कम होता है। नाभिक के आयतन की तुलना में परमाणु का आयतन नियर अबाउट 10 to the power 15 टाइम्स ज्यादा होता है। यानी एटम में सब खाली खाली स्थान है। और दूसरा इससे यह भी है कि अल्फा पार्टिकल उसको डिस्प्लेस नहीं कर पाए न्यूक्लियस को। इसका मतलब ऑलमोस्ट होल ऑफ द मास ऑफ द एटम, द इंटायर मास ऑफ द एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड विद इन ए वेरी स्मॉल वॉल्यूम विच इज कॉल्ड न्यूक्लियस। यानी परमाणु का अधिकांश द्रव्यमान कहां पे पाया जाता है? उसके सेंटर यानी न्यूक्लियस में पाया जाता है। अब ये जो जानकारियां हो गई, इस जानकारी के आधार पे ही इन्होंने अपना मॉडल प्रपोज किया। अब रदरफोर्ड का जो मॉडल है उसके जो पास्टुलेट्स हैं, बेसिक पास्टुलेट्स, उनको जानने और समझने का प्रयास करेंगे। हेलो डियर स्टूडेंट्स, देखिए हम लोगों को अब आगे समझना है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को सोलर एटॉमिक मॉडल भी कहते हैं और न्यूक्लियर एटॉमिक मॉडल भी कहते हैं। अब 2 चीजें हैं, हम लोगों के 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, 2 उद्देश्य हैं। पहला जो प्राइमरी हमारा लोगों का ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से समझना है। और दूसरा आप लोग ये भी चाहते हो
कि जो कॉन्सेप्ट है वो आप अपनी कॉपी पे नोट भी कर लें। तो ये दो ऑब्जेक्टिव स्टेप बाय स्टेप हम लोग इसको फॉलो करेंगे। पहले हम क्या कर रहे हैं, आपको कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रहे हैं, और जब आपका कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन हो जाएगा तब फिर हम इसको रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के जो बेसिक पोस्टुलेट्स हैं और जो ड्रॉबैक्स हैं उनको हम यहाँ पे बोर्ड पे लिख देंगे, और ताकि आप आसानी से उसको नोट कर सकें। तो पहले आते हैं इसके मॉडल को समझते हैं। तो यहाँ पे इस मॉडल को सोलर एटॉमिक मॉडल कहा गया। अब सोलर एटॉमिक मॉडल क्यों कहा गया? सोलर एटॉमिक मॉडल इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें एटम को कंपेयर किससे किया गया है? कंपेयर किया गया है सोलर सिस्टम से, सौर परिवार से कंपेयर किया गया है। तो थोड़ा सा ये भी जान लें कि सोलर सिस्टम कैसा होता है, क्योंकि एटम कैसा होता है? सोलर सिस्टम जैसा होता है। तो सोलर सिस्टम में क्या है? अब देखिए यहाँ पे एक हमने डायग्राम बनाया है आपको समझने के लिए। हमारा सोलर सिस्टम क्या है? हमारे सोलर सिस्टम में सेंटर में ये सन है, और इसके जो चारों ओर हैं ये वेल डिफाइंड क्लोज्ड सर्कुलर पास हैं विद डिफाइंड रेडियस। ठीक है, यानी निश्चित त्रिज्या वाले बंद वृत्ताकार पथ हैं। इन्हीं वेल डिफाइंड क्लोज सर्कुलर पास को हम ऑर्बिट्स बोलते हैं, कक्षा बोलते हैं। और इन्हीं में ये जो प्लैनेट्स हैं, अर्थ है, मार्स है, जुपिटर्स हैं, ये इसमें रिवॉल्व करते हैं, इसके चारों ओर परिक्रमण करते हैं, चक्कर लगाते हैं। अब इसी प्रकार का, इसी से कंपेयर किया गया है एटम को। अब एटम में देखिए, एटम में भी सन की तरह से एक न्यूक्लियस है, और इसके चारों ओर ये उसी प्रकार से इसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं जैसे यहाँ पे प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे ये आप मानिए कि ये जो एटम है इसके दो पोर्शन हो गए। एटम कंसिस्ट ऑफ टू पोर्शंस, फर्स्ट न्यूक्लियर रीजन एंड सेकेंड इन अराउंड द न्यूक्लियस इट इज कॉल्ड एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन। यानी एटम इज कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट, फर्स्ट न्यूक्लियर रीजन एंड इन अराउंड द न्यूक्लियस the region is called extra nuclear region. Sun, here the nucleus represent the sun and electron represent planets, and in extra nuclear region electron revolve into their well defined circular path as similar as planets revolve in around the sun. अब सेकेंड चीज, इस न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स ये प्रेजेंट हैं। अब आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की कंपैरिजन में वो बिल्कुल नेग्लिजिबल है। यानी एटम का मास जो होता है वो न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन के कारण है। उसमें इलेक्ट्रॉन का मास जोड़ दें या ना जोड़ें तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन कहाँ है? वो न्यूक्लियस में है। तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन चूंकि न्यूक्लियस में है, इसका मतलब हुआ ऑलमोस्ट होल ऑफ द मास एंड टोटल पॉजिटिव चार्ज इज कॉन्सेंट्रेटेड विद इन द न्यूक्लियस। कुल जितना द्रव्यमान है परमाणु का और संपूर्ण धनावेश वो कहां पाया जाता है? वो नाभिक में पाया जाता है। अब आगे चलते हैं। अब देखिए इन्होंने कंपेयर तो कर लिया एटम को सोलर सिस्टम से, लेकिन इलेक्ट्रॉन को कंपेयर किया है प्लैनेट से। लेकिन इलेक्ट्रॉन और प्लैनेट में डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है? प्लैनेट बहुत ही बड़े बड़े बॉडीज हैं, बहुत बड़े बड़े पिंड्स हैं,
और उनके कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन बहुत ही छोटे हैं। दूसरी बात यह है कि प्लैनेट चार्ज नहीं है, इलेक्ट्रॉन चार्ज हैं, और इस न्यूक्लियस में चूंकि प्रोटॉन है तो प्रोटॉन के कारण न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है। अब ये चूंकि पॉजिटिवली चार्ज है और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है, तो इन पे क्या लगेगा न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच? न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। अब जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा तो उसके कारण ये इलेक्ट्रॉन तो न्यूक्लियस में गिर जाने चाहिए, लेकिन ऐसा तो नहीं होता। तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए रदरफोर्ड ने कहा कि ये जो इलेक्ट्रॉन हैं जब अपनी ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं तो एक इनके ऊपर फोर्स आउटसाइड लगता है, और वो जो आउटसाइड फोर्स है वो क्या है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, अभिकेंद्र बल है। तो जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अंदर की ओर लगता है न्यूक्लियस की ओर, उतना ही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की ओर लगता है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को काउंटर करके बैलेंस कर लेता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में बिना इसमें न्यूक्लियस में गिरे रिवॉल्व किया करते हैं। अब इसके बाद ये जो एटॉमिक मॉडल है, इस एटॉमिक मॉडल में कुछ कमियां हैं, कुछ ड्रॉबैक्स हैं, तो उन ड्रॉबैक्स को जानने और समझने की कोशिश करते हैं। अब आइए जानते हैं कि रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल कौन कौन सी चीजें एक्सप्लेन नहीं कर पाया, क्या क्या इसकी लिमिटेशंस हैं या ड्रॉबैक्स हैं। तो सबसे पहली बात ये कि इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन में अपनी ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं। अब न जाने कितनी इमेजिनरी ऑर्बिट्स को बनाया जा सकता है, तो इन इमेजिनरी ऑर्बिट्स में किनमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे और किनमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व नहीं करेंगे, ये मॉडल इसको एक्सप्लेन नहीं करता है, पहला ड्रॉबैक। दूसरा ड्रॉबैक ये है कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज बॉडी है, यानी चार्ज पार्टिकल है, और जब वो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन में अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है तो वो एक्सेलरेशन कर रहा है, क्योंकि उसका डायरेक्शन लगातार बदल रहा है, और उसके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी लग रहा है। तो अगर कोई चार्ज पार्टिकल है और वो एक्सेलरेशन कर रहा है तो उस पर मैक्सवेल का इलेक्ट्रोडायनामिक्स प्रिंसिपल अप्लाई होता है, और मैक्सवेल का इलेक्ट्रोडायनामिक्स प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेशन के इन्फ्लुएंस में है, यानी कोई आवेशित कण त्वरण कर रहा है, तो वह अपनी एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के रूप में लॉस करेगा। अब अगर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के रूप में अपनी एनर्जी लॉस करेगा तो इसके ऑर्बिट की रेडियस क्या होती जाएगी? कॉन्टिन्यूअसली स्मॉलर स्मॉलर होती चली जाएगी। ये न्यूक्लियस के और क्लोज आता चला जाएगा और अल्टीमेटली न्यूक्लियस में इसको ड्रॉप हो जाना चाहिए, लेकिन इट नेवर हैपन, ऐसा तो कभी होता नहीं है। तो फिर ये इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी को नहीं एक्सप्लेन कर पाया कि कैसे इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिट में बना रहता है। तीसरी बात है स्पेक्ट्रम को लेके। अब स्पेक्ट्रम क्या है, पहले जरा इसको जान लेते हैं। आप लोगों में से बहुत से बच्चों ने रेनबो देखा होगा, रेनबो में 7 कलर्स होते हैं। अब इसको हम लोग रेनबो को कैसे यहां पे प्राप्त कर सकते हैं? ये प्रिज्म है। अब इस प्रिज्म से ये एक व्हाइट लाइट यहां से पास की गई, तो ऐसे तो इसमें कोई कलर दिखता नहीं है, लेकिन जब हम इसको प्रिज्म से निकालते हैं तो और पीछे स्क्रीन लगा हुआ है तो ये 7 कलर्स का एक पैटर्न दिखता है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। इसी कलर पैटर्न को ही हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब ये स्पेक्ट्रम जो है ये कॉन्टिन्यूअस है, इसमें लगातार
फ्रीक्वेंसी की लाइंस हैं। अब इसमें अगर गैप हो जाए और फ्रीक्वेंसी अलग अलग फ्रीक्वेंसी की डिफरेंट लाइंस हों तो इसी स्पेक्ट्रम को हम लीनियर स्पेक्ट्रम यानी रेखीय वर्णक्रम कहेंगे। अब जो एटम का स्पेक्ट्रम होता है वो कॉन्टिन्यूअस नहीं होता है, वो लीनियर होता है, रेखीय होता है। तो अगर ये कॉन्टिन्यूअसली अपनी रेडिएशंस को इमिट करेगा तो इसका स्पेक्ट्रम जो है वो कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, जबकि एक्चुअल में एटम का जो स्पेक्ट्रम होता है वो डिसकॉन्टिन्यूअस होता है यानी लीनियर होता है। तो ये पहली चीज तो एटम के स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। दूसरी चीज जो मैक्सवेल का इलेक्ट्रोडायनामिक्स का प्रिंसिपल इस पे लागू होगा उसको कोई सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं दे पाया। तीसरे किस ऑर्बिट में कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे किस में नहीं करेंगे ये भी एक्सप्लेन नहीं करता है। और इसके अनुसार तो एटम का स्पेक्ट्रम कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए लेकिन एटम का स्पेक्ट्रम लीनियर होता है, तो लीनियर नेचर ऑफ स्पेक्ट्रम को भी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। अब इन सब ड्रॉबैक्स को दूर करने के लिए नील्स बोहर ने इसी मॉडल में कुछ करेक्शन करके अपना एक न्यू मॉडल प्रपोज किया जिसको हम बोहर्स एटॉमिक मॉडल कहते हैं। अब आपको हमने बताया था कि आप लोग ये भी चाहते हैं कि हम कॉन्सेप्ट को भी समझ लें और नोट भी कर लें, तो बोहर एटॉमिक मॉडल से पहले हम बोर्ड पे इसके पास्टुलेट्स और ड्रॉबैक्स को समराइज किए देते हैं ताकि आप उसको आसानी से नोट कर सकें। अब हमने आपसे कहा था कि जो बेसिक पास्टुलेट्स हैं और ड्रॉबैक्स हैं आप उसको कॉपी पे अपनी नोटबुक पे नोट कर सके, तो उसके लिए हमने इनको समराइज कर लिया है और यहाँ पे देख भी लीजिए। बेसिक पास्टुलेट्स: एटम कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट, न्यूक्लियर रीजन एंड एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन। इस मॉडल के अनुसार एटम के दो भाग होते हैं, नाभिकीय क्षेत्र और वाय नाभिकीय क्षेत्र। All the protons and neutrons are present in nuclear region. It means almost whole of the mass and total positive charge of the atom is concentrated in the nucleus. न्यूट्रॉन और प्रोटॉन न्यूक्लियस में रहते हैं और इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन में रहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है लगभग नेग्लिजिबल होता है। न्यूट्रॉन प्रोटॉन के कारण ही टोटल एटम का मास होता है, तो लगभग संपूर्ण मास जो है और टोटल पॉजिटिव चार्ज वो न्यूक्लियस में ही रहता है। उसके बाद अब द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्टिंग ऑन द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन काउंटर बैलेंस बाय द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज है, न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है, तो उस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, वो तो टुवर्ड्स न्यूक्लियस की ओर लगता है। और जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं अपनी ऑर्बिट में तो उनके ऊपर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है और वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आउटसाइड लगता है और वो एक दूसरे में वो मैग्नीट्यूड में बराबर होते हैं और डायरेक्शन उनका अपोजिट होता है, तो एक दूसरे को बैलेंस कर लेते हैं। अब ड्रॉबैक्स इसके क्या क्या हैं? इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम। हमने आपको बताया था कि मैक्सवेल का इलेक्ट्रोडायनामिक्स का प्रिंसिपल अप्लाई हो रहा है, तो उसके अनुसार एटम स्टेबल कैसे रहता है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। और दूसरे, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द लीनियर नेचर ऑफ द एटॉमिक स्पेक्ट्रम, यानी परमाणु स्पेक्ट्रम जो है उसके रेखीय स्वरूप की भी ये व्याख्या नहीं कर सकता है। तो इसके ड्रॉबैक्स को दूर करने के लिए नील्स बोहर ने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का सहारा लेते हुए एक मॉडल प्रपोज किया, उसे बोहर्स एटॉमिक मॉडल कहते हैं। और ये मान के चलिए कि रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में कुछ इम्प्रूवमेंट कर दिया, तो कुछ कई बातें इनकी कॉमन भी हैं बोहर्स एटॉमिक मॉडल में। तो आइए जानते और समझने का प्रयास करते हैं कि बोहर्स एटॉमिक मॉडल के पास्टुलेट्स क्या हैं, और पहले उसको हम लोग अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करेंगे, फिर लास्ट में आप नोटबुक पे नोट कर सकें, इसके लिए हम लास्ट में उसे समराइज कर दें।
बोहर एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के ड्रॉबैक्स को दूर करने के लिए उसमें रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में कुछ करेक्शंस किए गए। यानी कई जो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के पास्टुलेट्स हैं वो एज इट इज यहाँ पर हैं। एज इट इज पहले क्या क्या हैं वो आप पहले समझ लीजिए। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के अनुसार एटम दो पार्ट उसके होते हैं, एक न्यूक्लियर रीजन, एक एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन। सेम यहाँ भी इस बात को मान लिया गया है। दूसरा, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन द एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन एज प्लैनेट्स रिवॉल्व इन सोलर सिस्टम। इसको भी एज इट इज मान लिया गया है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करेंगे अपनी ऑर्बिट में तो उनके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, तो उतना ही इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते समय उन पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो उतना ही मैग्नीट्यूड में होता है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में जाता है। तो इसलिए ये भी जो बात है वो दोनों यहाँ इस मॉडल में कॉमन है। उसके बाद अब ये मॉडल रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के ड्रॉबैक्स को कैसे दूर करता है। प्लैंक क्वांटम थ्योरी है, तो प्लैंक क्वांटम थ्योरी के एप्लीकेशंस लेते हुए नील्स बोहर ने रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में कुछ करेक्शंस किए जिससे उसके जो ड्रॉबैक्स थे वो ओवरकम हो गए। पहला दोष क्या था रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में कि रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था कि एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन में अगर कई इमेजिनरी ऑर्बिट बना ली जाएं तो उन इमेजिनरी ऑर्बिट्स में किसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा और किसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व नहीं करेगा। यहाँ पर इन्होंने इस ड्रॉबैक्स को कैसे दूर कर दिया। इनका कहना ये है कि बहुत सारी इमेजिनरी ऑर्बिट्स तो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन में पॉसिबल हैं लेकिन उन सभी में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व नहीं करते। इलेक्ट्रॉन किन में रिवॉल्व करते हैं? इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं जिनमें रिवॉल्व करने वाले इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम यानी MVR, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड रेडियस ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिट कितना होना चाहिए? h/2π हो या फिर इसका जस्ट डबल हो या इसका 3 टाइम्स हो, इसका फ्रैक्शन ना हो, इंटीग्रल मल्टीपल हो। यहाँ पे h क्या है? यहाँ पे h प्लैंक कांस्टेंट है। तो ऐसी ऑर्बिट्स को स्टेशनरी ऑर्बिट्स कहा जाता है, यानी इलेक्ट्रॉन केवल स्टेशनरी ऑर्बिट्स में ही रिवॉल्व करते हैं। दूसरा ड्रॉबैक क्या था? दूसरा ड्रॉबैक ये था कि इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेशन में के अंतर्गत रहता है, तो उस पे मैक्सवेल का इलेक्ट्रोडायनामिक्स का प्रिंसिपल अप्लाई होगा। अब इलेक्ट्रोडायनामिक्स का प्रिंसिपल अप्लाई होगा तो वो चार्ज पार्टिकल है, एक्सीलरेशन में रहता है, उस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, तो उसकी एनर्जी, उसका जो एनर्जी है वो लॉस होती जानी चाहिए और लास्ट में उसे न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए। तो इन्होंने, बोहर्स ने कहा कि मैक्सवेल का जो इलेक्ट्रोडायनामिक्स का रूल है वो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी पर अप्लाई नहीं होता है। क्यों नहीं अप्लाई होता है? क्योंकि ये एनर्जी क्वांटिनाइज्ड है। क्वांटिनाइज्ड का मतलब क्या है? ये एनर्जी के बंडल्स में है, और ये जो एनर्जी के बंडल हैं इनको हम क्वांटा या फोटॉन कहते हैं। तो जब भी इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेगा बंडल के ही रूप में लेगा, और जब भी इलेक्ट्रॉन एनर्जी इमिट करेगा बंडल ही इमिट करेगा। इसलिए वो कॉन्टिन्यूअसली एनर्जी ना तो एब्जॉर्ब भी कर सकता है ना वो इमिट कर सकता है। तो सेकंड बात इन्होंने कही कि इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिट में जब तक रिवॉल्व करेंगे तब तक कोई एनर्जी का लेन देन नहीं होगा, कोई एनर्जी उसकी सेम रहेगी। तीसरी बात इन्होंने कहा कि जब एटम कोई एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा होगा तो इलेक्ट्रॉन
निश्चित क्वांटा के बंडल एब्जॉर्ब करके अपने लोअर एनर्जी लेवल से अपर एनर्जी लेवल में जंप कर जाएगा। और जब एटम एनर्जी इमिट कर रहा होगा तो अपर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में जंप कर जाएगा। चूंकि ये ऑर्बिट्स जो होती हैं इनकी रेडियस भी डेफिनिट है, इनकी एनर्जी भी डेफिनिट है, तो इसलिए इन ऑर्बिट्स को यहाँ पे एनर्जी लेवल भी कहते हैं। और इनकी नंबरिंग भी है, जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाते हैं K, L, M, N, O, P 1, 2, 3, 4 इनकी ये नंबरिंग कर दी गई है। तो ये करेक्शंस करके और ये बोहर एटॉमिक मॉडल प्रपोज किया गया। ये रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के जो ड्रॉबैक्स हैं उनको दूर करता है। अब यहाँ पे बात ये आती है कि रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के तो ड्रॉबैक्स दूर हो गए, तो क्या बोहर एटॉमिक मॉडल में कोई ड्रॉबैक्स हैं या नहीं है? तो बोहर एटॉमिक मॉडल्स में भी कुछ ड्रॉबैक्स हैं, उनको आगे समझने का प्रयास करते हैं। अब नील्स बोहर के एटॉमिक मॉडल में क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं, किन किन बातों को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। पहली चीज़, ये एटम के जो एटॉमिक स्पेक्ट्रम है उसका लीनियर नेचर जो है उसको एक्सप्लेन तो कर लेता है, लेकिन ये केवल ऐसे एटॉमिक सिस्टम जिनमें केवल एक इलेक्ट्रॉन है उन्हीं के स्पेक्ट्रम को ये एक्सप्लेन कर पाता है। मल्टी इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक सिस्टम यानी कोई भी एटम या आयन जिसमें मोर देन वन इलेक्ट्रॉन हैं उनके स्पेक्ट्रम के नेचर को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, पहला ड्रॉबैक। दूसरा ड्रॉबैक इसका ये है कि कोई भी एटम जो कि रेडिएशन इमिट कर रहा है, अगर उसे हम स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रखें, उसके इन्फ्लुएंस में रखें, तो उसकी जो स्पेक्ट्रल लाइन है वो फर्दर कई लाइन में स्प्लिट हो जाती है और इस इफेक्ट को जीमन इफेक्ट बोलते हैं। जीमन इफेक्ट को भी बोहर्स एटॉमिक मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया। इसके बाद जो एटॉमिक स्पेक्ट्रम पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इफेक्ट पड़ता है जिसको स्टॉर्क इफेक्ट कहते हैं, उसे भी बोहर एटॉमिक मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया। इसके बाद उसके जब इलेक्ट्रॉन के नेचर को पता किया गया बाद में, तो पता चला इलेक्ट्रॉन का नेचर ड्यूअल है, वो पार्टिकल नेचर भी शो करता है और वेव नेचर भी शो करता है। और अगर वेव नेचर शो करता है तो उसका डिफाइंड रेडियस वाले सर्कुलर पास में वो कैसे रह सकता है। तो ड्यूअल नेचर को ये एटॉमिक मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया, और अगर उस ड्यूअल नेचर होने पर कैसे उसका जो सर्कुलर पाथ है डेफिनेट रेडियस का वो पॉसिबल नहीं है, उसे भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। जिसके संबंध में हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है कि अगर कोई भी मूविंग बॉडी है इलेक्ट्रॉन जैसी, तो उसकी हम मोमेंटम और उसका जो लोकेशन है उसको एक साथ बिल्कुल सही एग्जैक्टली डिटरमाइन ही नहीं कर पाएंगे। हालांकि ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल या ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये थोड़ा बियॉन्ड द सिलेबस है आपके, लेकिन आप जनरली सिंपली ये जान लीजिए जीमन इफेक्ट नहीं एक्सप्लेन कर पाया। नंबर 2, ऐसे एटॉमिक सिस्टम जिसमें एक से अधिक इलेक्ट्रॉन हैं उनके स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। स्टॉर्क इफेक्ट है उसे एक्सप्लेन नहीं कर पाया, और ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसे भी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो आपको हमने कहा भी था कि आप नोट भी करना चाहेंगे तो इसके जो मेन बेसिक पास्टुलेट्स हैं और इसके ड्रॉबैक्स हैं इसको हम यहाँ बोर्ड पे समराइज किए देते हैं, आप इसको देख के नोट कर सकते हैं। अब बोहर एटॉमिक मॉडल
के जो मेन बेसिक पास्टुलेट्स हैं उनको हमने यहाँ पे आपके नोट करने के लिए समराइज कर दिया है। आइए एक बार फिर से रिवीजन करें। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व ओनली इन दोज ऑर्बिट्स इन विच द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन is a whole number multiple of h/2 pi. These orbits are called stationary orbits. इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन में केवल उन्हीं ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं जिसमें रिवॉल्व करने वाले इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम कोणीय संवेग mv और h/2 पाई या उसका कोई इंटीग्रल मल्टीपल होता है, यानी उसका कोणीय संवेग या तो h/2 पाई हो या उसका 2 टाइम्स हो या 3 टाइम्स हो, उसका फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। ऐसी ऑर्बिट्स को हम स्टेशनरी ऑर्बिट्स या स्थायी कक्षाएं कहते हैं। दूसरा, एज लॉन्ग एज द इलेक्ट्रॉन रिमेन इन ए पर्टिकुलर ऑर्बिट इट डज नॉट लूज और गेन एनर्जी, यानी इलेक्ट्रॉन जब एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन में अपनी ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं तो वो ना तो कोई एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं ना ही कोई एनर्जी लूज करते हैं। बिना इलेक्ट्रॉन का एनर्जी का लेन देन किए हुए अपनी ऑर्बिट में परिक्रमण करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। उसके बाद थर्ड पॉइंट, एनर्जी इज इमिटेड आर एब्जॉर्ब ओनली व्हेन द इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू अनदर, बट द चेंज इन एनर्जी इज ऑलवेज इन सर्टेन नंबर ऑफ क्वांटा। हमने आपको बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन की ये ऑर्बिट्स हैं इनका रेडियस भी डेफिनिट है, इनकी एनर्जी भी डेफिनिट है, इसलिए इनको एनर्जी लेवल्स भी कहते हैं। न्यूक्लियस से जैसे आगे बढ़ते हैं इन एनर्जी लेवल्स को डेसिग्नेट करते हैं के एलिमेंट के द्वारा 1 2 3 के द्वारा। तो जब इलेक्ट्रॉन केवल उसी कंडीशन में एक एनर्जी लेवल से दूसरी एनर्जी लेवल में जाता है और माइग्रेट नहीं करता है, जंप करता है, जब एटम या तो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा हो या इमिट कर रहा हो, लेकिन ये जो भी चेंज इन एनर्जी होगा वो सर्टेन क्वांटा में होगा, और क्वांटा हमने आपको बताया है कि वो एनर्जी के बंडल हैं। तो उसके बाद ड्रॉबैक्स पे आइए। पहली चीज, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ द एटम कंटेनिंग मोर देन वन इलेक्ट्रॉन। आपको हमने बताया था कि हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को ये एक्सप्लेन कर लेता है क्योंकि उसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन अगर कोई ऐसा एटॉमिक सिस्टम है जिसमें एक से अधिक इलेक्ट्रॉन है तो उसके ये स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, पहला ड्रॉबैक। दूसरा ड्रॉबैक, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द जीमन एंड स्टार्क इफेक्ट, यानी इलेक्ट्रॉन वो रेडिएशन इमिट करता हुआ कोई एटम है और उसको मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में रखते हैं तो उसकी स्पेक्ट्रल लाइन फर्दर कई लाइन में स्प्लिट हो जाती है, या इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इफेक्ट पड़ता है स्पेक्ट्रम पर उसको स्टार्क इफेक्ट कहते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड में जो स्प्लिट हो जाती है उसको जीमन इफेक्ट कहते हैं। इसको भी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तीसरा, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये रिसर्चेस से प्रूफ हो गया है कि इलेक्ट्रॉन केवल एक पार्टिकल नहीं है, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल के साथ साथ वेव नेचर भी शो करता है, यानी इसका ड्यूअल नेचर है। तो ये ड्यूअल नेचर को भी ये बोहर्स एटॉमिक मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया। अब हालांकि ये ड्रॉबैक्स को भी आगे दूर किया गया है। एक मॉडल उसके बाद मॉडर्न एटॉमिक मॉडल है जिसको श्रोडिंगर ने प्रपोज किया था, जो कि इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर पर बेस्ड है, लेकिन चूंकि वो 9th के आपके सिलेबस में नहीं है, जब आप लोग 11th में आएंगे तब उस मॉडल को आप लोग पढ़ेंगे। अब आते हैं आपके नेक्स्ट स्टडी पॉइंट पे, एटॉमिक नंबर एंड मॉस नंबर, परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या। ये दो एटम के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब आइए देखते हैं क्या है। किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं
वह उसका एटॉमिक नंबर कहलाता है। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द एटम ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड इट्स एटॉमिक नंबर। अब ये जो एटॉमिक नंबर होता है ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होता है और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होते हैं। किसमें? न्यूट्रल एटम में, आयन में नहीं। आयन में इलेक्ट्रॉन या तो चले जाते हैं या फिर आ जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कम या ज़्यादा हो जाता है। इसके बाद दूसरा मॉस नंबर, द्रव्यमान संख्या, ये क्या होती है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस एंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, द सम ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। इसे एलिमेंट का मॉस नंबर कहते हैं। अब इसको आप एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। यहाँ पे हमने सोडियम एटम का ये स्ट्रक्चर बनाया है। इसके न्यूक्लियस को देखिए, इसमें 11 प्रोटॉन हैं और 12 न्यूट्रॉन हैं। और ये जो 11 प्रोटॉन है तो 11 इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे और वो इलेक्ट्रॉन का ये डिस्ट्रीब्यूशन हमने बनाया है। पहले वाले सेल में केवल 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, उसके बाद में केवल 8 रह सकते हैं और फिर ये 1। इसी के लास्ट में हम लोग ये इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को भी जानेंगे, समझेंगे। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं इसके न्यूक्लियस में? 11। तो इसका एटॉमिक नंबर, इसको Z से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका एटॉमिक नंबर कितना हो गया? 11। अब इसका मास नंबर क्या होगा? प्रोटॉन्स कितने हैं? 11। न्यूट्रॉन्स कितने हैं? 12। तो मास नंबर हो गया 11 + 12 = 23। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? ये आपका सिंबल है एलिमेंट का, ये आपका ऊपर मॉस नंबर लिखा हुआ है और नीचे ये एटॉमिक नंबर लिखा हुआ है। ये एटॉमिक नंबर है। तो इस तरीके से एटॉमिक नंबर और मॉस नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये फार्मूले जो हैं इन पे न्यूमेरिकल्स भी बेस्ड होते हैं, तो इनको लर्न करने की आवश्यकता है। अब आते हैं नेक्स्ट हिस्ट्री पॉइंट पर, आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स, समस्थानिक व समभारी। इसको जानने से पहले एक दो बातें हैं, उनको हमेशा याद रखिएगा। एक ही एलिमेंट के जो एटम्स हैं उनका भी मास नंबर डिफरेंट हो सकता है और डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स का भी मास नंबर सेम हो सकता है। दूसरी बात, एटॉमिक नंबर किसी भी एलिमेंट की फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। किसी भी एक ही एलिमेंट के, सेम एलिमेंट के एटम्स का एटॉमिक नंबर हमेशा सेम होगा, भले ही उनका मास नंबर डिफरेंट हो। और डिफरेंट एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर कभी भी सेम नहीं हो सकता है। एटॉमिक नंबर एटम का, एलिमेंट का फिंगरप्रिंट जैसा है। किन्हीं भी दो अलग अलग एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर कभी भी सेम नहीं हो सकता है। अब आते हैं आइसोटोप्स क्या हैं। आइसोटोप्स एक ही एलिमेंट के एटम हैं जिनका, अब चूंकि एक ही एलिमेंट के एटम हैं इसलिए उनका एटॉमिक नंबर क्या होगा? सेम होगा, क्योंकि एक एलिमेंट के एटम्स का एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट हो ही नहीं सकता है, पर उनका मास नंबर डिफरेंट है। तो एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट विच हैव डिफरेंट मास नंबर आर कॉल्ड आइसोटोप्स। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन में 3 प्रकार के आइसोटोप्स पाए जाते हैं। चूंकि ये एक ही एलिमेंट के एटम हैं इसलिए इनका एटॉमिक नंबर बिल्कुल सेम है, 1 है, लेकिन इनका मास नंबर 1, 2 और 3 है। इसको प्रोटियम बोलते हैं, इसको ड्यूटेरियम बोलते हैं, इसको ट्राइटियम बोलते हैं। अब आइसोबार्स क्या हैं? आइसोबार्स ये डिफरेंट एलिमेंट के एटम हैं।
अब चूंकि ये डिफरेंट एलिमेंट के एटम है तो इनका क्या एटॉमिक नंबर क्या होगा, डिफरेंट होगा, क्योंकि डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स का तो एटॉमिक नंबर सेम हो ही नहीं सकता है, लेकिन मास नंबर इनका सेम है। तो एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट विच हैव सेम मास नंबर आर कॉल्ड आइसोबॉर्स। तो इनका भी एग्जाम्पल देख लीजिए, आर्गन और कैल्शियम दो डिफरेंट एलिमेंट हैं, इनका एटॉमिक नंबर 18 है, इनका एटॉमिक नंबर 20 है, लेकिन मास नंबर दोनों का सेम है। तो आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स में जो आइसोटोप्स होंगे उनमें एटॉमिक नंबर सेम है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी सेम होंगे, और उन एटम्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सेम होंगे, उनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन भी सेम होगा, और वो एक ही एलिमेंट के चूंकि एटम हैं तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होंगी। इसी तरीके से अगर हम आइसोबार्स में आ जाएं, आइसोबार्स डिफरेंट एलिमेंट के एटम हैं तो उनका एटॉमिक नंबर सेम कैसे हो सकता है, उनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा, लेकिन उनका मास नंबर सेम होता है। अब चूंकि एटॉमिक नंबर डिफरेंट है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी डिफरेंट होंगे, और वो डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम हैं तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होगी, उनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन भी डिफरेंट होगा। तो ये आइसोटोप्स और ये आइसोबार्स में डिफरेंस है। आपने बोहर एटॉमिक मॉडल में देखा कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन में डिफरेंट एनर्जी लेवल्स में एकोमोडेट रहते हैं, उन्हें सेल कहा जाता है। तो किसी भी एटम में जितने इलेक्ट्रॉन हैं वो एक ही सेल में नहीं रहते हैं, डिफरेंट सेल में रहते हैं, और उनका एक सर्टेन पैटर्न है डिस्ट्रीब्यूशन का, फिक्स है कि फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, फर्स्ट सेल को के सेल, सेकेंड सेल को एल सेल, फिर उसके बाद एम, फिर एन, फिर ओ, इस तरीके से सेल को डेसिग्नेट किया जाता है। तो इसके लिए बोरबरी स्कीम है जिससे पता चलता है कि किस सेल में मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। तो बोरबरी स्कीम के अनुसार 2n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन किसी सेल में एकोमोडेट कर सकते हैं, जहां पर n क्या है, n नंबर ऑफ ऑर्बिट्स है। तो इसके अनुसार द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ए सेल आर 2n स्क्वायर वेयर n इज द नंबर ऑफ ऑर्बिट्स। अब अगर फर्स्ट सेल है तो 2 इलेक्ट्रॉन उसमें मैक्सिमम रह सकते हैं, अगर सेकेंड सेल है तो उसमें 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, अगर थर्ड सेल है तो उसमें 18 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, और अगर फोर्थ सेल है तो उसमें 32 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। पर यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली है, थर्ड में 18 इलेक्ट्रॉन तो रह सकते हैं, लेकिन यदि ये उस एलिमेंट की आउटर मोस्ट सेल है, थर्ड ही लास्ट सेल है, तो उसमें 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते। इसी प्रकार से फोर्थ सेल में 32 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, लेकिन अगर फोर्थ लास्ट सेल है, अल्टीमेट सेल है, आउटर मोस्ट सेल है, तो उसमें 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते हैं। तो इसको भी ध्यान देना है। और दूसरे जो पीछे अगर मान लीजिए किसी में 3 सेल हैं तो पहली सेल का कोटा कंप्लीट हो जाएगा तभी दूसरी सेल में इलेक्ट्रॉन जाएंगे, दूसरी सेल का कोटा कंप्लीट हो जाएगा तभी तीसरी सेल में इलेक्ट्रॉन जाएंगे। यानी इलेक्ट्रॉन विभिन्न जो सेल्स हैं उनमें स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। ऐसा नहीं कि पीछे वाली सेल जो है उसमें अब सेकेंड वाली सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए और इसमें अभी 6 ही हो पाए हैं, तो आप अगले वाले थर्ड सेल में इलेक्ट्रॉन्स नहीं डाल सकते हैं। तो इन चीजों को ध्यान में, इन नियमों को ध्यान में रख के इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न पता कर जानने की कोशिश करेंगे। और आपके यहाँ 9th स्टैंडर्ड में एटॉमिक नंबर 1 से लेके और एटॉमिक नंबर 20 तक, एटॉमिक नंबर 1 हाइड्रोजन का है और एटॉमिक नंबर 20 कैल्शियम का है। तो ये जो 20 एलिमेंट्स हैं, फर्स्ट 20 एलिमेंट्स, उनके
इसको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन भी कहते हैं, उनको भी हम लोग टेबल के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट स्टडी पॉइंट पे चलते हैं। वैलेंसी सेल, इसको स्मॉल n से डेसिग्नेट करते हैं, और वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। रिमाइंड करिए, थोड़ा सा रिमेंबर करिए, आपको हमने बताया था कि एटम एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, और अंडर ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में केवल इनर्ट गैसेस जो केवल 6 हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन एंड रेडॉन, उनको छोड़ के बाकी कोई भी एलिमेंट्स के एटम्स ऑर्डिनरी कंडीशन में एग्जिस्ट नहीं कर पाते हैं फ्री स्टेट में। वो कंबाइन कर लेते हैं अलग एलिमेंट अन्य एलिमेंट से, या खुद के एलिमेंट के एटम से कंबाइन कर लेते हैं, और क्लस्टर ऑफ एटम्स यानी एटम्स का एक गुच्छा बना लेते हैं। तो कोई भी एटम कितने एटम्स से कंबाइन करता है, क्या उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी है, उसी को वैलेंसी बोलते हैं। अब इसमें एलिमेंट्स के एटम्स करते क्या हैं? एलिमेंट्स के एटम्स अपना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन अपने नियरेस्ट इनर्ट गैस के अकॉर्डिंग टू करना चाहते हैं। अब नियरेस्ट एटॉमिक जो इनर्ट गैसेस हैं, उसमें केवल हीलियम का जो फर्स्ट सेल है वही आउटर मोस्ट सेल है, उसमें केवल 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। बाकी सभी इनर्ट गैसेस जो हैं उनके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जितने भी एलिमेंट्स के एटम्स हैं, वो अगर उनकी फर्स्ट सेल लास्ट सेल नहीं है, तो वो अपने उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स करना चाहते हैं। तो 8 इलेक्ट्रॉन्स करने के लिए वो या तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं, या वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, या वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। तो कितने इलेक्ट्रॉन वो शेयर करते हैं, या डोनेट करते हैं, या एक्सेप्ट करते हैं, वो उनकी वैलेंसी कहलाती है। अब वैलेंसी जो है वो लास्ट अल्टीमेट जो सेल होता है उनका, जो आउटर मोस्ट सेल होता है, उसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे उनकी वैलेंसी डिपेंड करती है। और वही जो आउटर मोस्ट सेल है वो उनका वैलेंसी सेल कहलाता है। आउटर मोस्ट सेल में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उनके वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं, और आउटर मोस्ट सेल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वही वैलेंसी डिसाइड करते हैं। अब अगर किसी के आउटर मोस्ट सेल में मान लीजिए 1 से लेके 4 तक इलेक्ट्रॉन है, तो जनरली उसकी वैलेंसी आउटर मोस्ट सेल में प्रेजेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होती है। यानी अगर 1 इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी 1, अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी 2, अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंसी 3, अगर 4 इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी 4। तो वैलेंसी सेल में यदि 1 से लेके 4 तक इलेक्ट्रॉन हैं, यानी आउटर मोस्ट सेल में 1 से लेके 4 तक इलेक्ट्रॉन हैं, तो उसकी वैलेंसी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन देयर आउटर मोस्ट सेल उसके बराबर होगी। और अगर उसमें 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन है, यानी 5 to 8 हैं, तो उसकी वैलेंसी इक्वल टू होगी 8 माइनस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट सेल। मान लीजिए उसमें 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 8 माइनस 5 उसकी वैलेंसी 3 होगी। अगर मान लीजिए उसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 8 माइनस 6 उसकी वैलेंसी 2 होगी। मान लीजिए उसके आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 8 माइनस 7 उसकी वैलेंसी 1 होगी। और अगर आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी 0 होगी। आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन किनके होते हैं? इनर्ट गैस के होते हैं, उनकी वैलेंसी 0 होती है। तो इसको हमने यहाँ पे लिख भी दिया है, वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट हैविंग 1 to 4 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट सेल। वैलेंसी क्या होगी? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट सेल। अब वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट हैविंग 5 to 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट सेल, वैलेंसी क्या होगी? 8 माइनस नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट सेल। अब हम लोग फर्स्ट 20 जो पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट 20 एलिमेंट्स हैं, फ्रॉम हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1
एंड 2 कैल्शियम एटॉमिक नंबर 20, उनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जानने और समझने का प्रयास करते हैं, और इसी बेस पे उनके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, उसी के बेसिस पे उनकी वैलेंसी भी डिसाइड करते हैं। अब आइए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एलिमेंट्स में देखें। हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, मास नंबर 1, जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, और मास नंबर से एटॉमिक नंबर माइनस कर दें तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकल आएंगे। अब जैसे इसका एटॉमिक नंबर 1 है तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एटॉमिक नंबर 1 तो एटॉमिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 1 होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 1 होंगे, और मास नंबर से एटॉमिक नंबर को माइनस करें, 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो ऑर्डिनरी हाइड्रोजन में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है। इसी प्रकार से हीलियम एटॉमिक नंबर 2, इट मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन इज आल्सो 2, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर आल्सो 2, एंड मास नंबर 4, 4 माइनस 2 इट मीन्स नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आर 2। अब आते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पे। तो बोरबरी स्कीम को एक बार फिर रिमाइंड कर लें। फर्स्ट सेल में यानी के सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2, सेकेंड सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 8, थर्ड सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 18, फोर्थ सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 32। लेकिन अगर आउटर मोस्ट सेल है तो उसमें 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते हैं, और पीछे वाली जो सेल्स हैं वो जब फिल हो जाएंगी तभी आगे वाले में इलेक्ट्रॉन जाएंगे। अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते हैं। के मीन्स फर्स्ट सेल, एल मीन्स सेकेंड सेल, एम मीन्स थर्ड सेल, एन मीन्स फोर्थ सेल। इलेक्ट्रॉन कितने 1 है तो के में आ जाएगा। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 2, तो फर्स्ट सेल में 2 रह सकते हैं। अब 3, अब फर्स्ट सेल में 2 से ज़्यादा नहीं रह सकते हैं, तो 2 यहाँ पे हो गए। अब कितने इलेक्ट्रॉन बचे 1, तो 1 यहाँ हो गया। अब इसमें 4 हैं तो 4 में फर्स्ट सेल में 2 से ज़्यादा नहीं रह सकते हैं, कितने बचे 2, तो दूसरे सेल में 2 हो गए। बोरान के पास 5 इलेक्ट्रॉन हैं, फर्स्ट में 2, के में कितने इलेक्ट्रॉन बचे 3, तो ये यहाँ पे एल सेल में चले गए। कार्बन के पास 6 हैं, फर्स्ट सेल में 2, और कितने बचे 4, A4 हो गए। यहाँ पे आते हैं। अब नाइट्रोजन, इनके पास 7 इलेक्ट्रॉन हैं, तो फर्स्ट सेल में 2 से ज़्यादा रह नहीं सकते हैं, तो और सेकंड सेल में 5 हो गए। उसके बाद इनके पास 8 हैं, फर्स्ट सेल में 2 हो गए, और कितने रिमेनिंग बचे 6, ये हो गए। क्लोरीन के पास 9 इलेक्ट्रॉन हैं, फर्स्ट सेल में 2 हो गए, कितने रिमेनिंग बचे 7। नियॉन के पास 10 हैं, फर्स्ट सेल में कितने हो गए 2, और सेकंड सेल में कितने हो गए 8। अब इनके पास 11 है सोडियम के पास, तो फर्स्ट सेल में 2 से ज़्यादा नहीं एकोमोडेट कर सकते हैं, सेकंड सेल में 8 से ज़्यादा एकोमोडेट नहीं कर सकते हैं, तो 2, 8, 10 हुए, कितने बचे 1। फिर मैग्नीशियम 12 इनका है, 2 फर्स्ट सेल में हो गए, सेकंड सेल में 8 हो गए, कितने बचे 2, तो इसमें हो गए। एल्युमिनियम 13, फर्स्ट सेल में 2, सेकंड सेल में 8, कितने रिमेनिंग्स बचे 3, तो 3 हो गए। अब जरा इनकी वैलेंसी भी देख लो। हमने आपको बताया था कि 1 से लेके और 4 तक अगर इलेक्ट्रॉन हैं तो उसकी वैलेंसी उतनी ही हो जाएगी जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट सेल में हैं। लेकिन हीलियम का ध्यान रखिएगा, हीलियम एक्सेप्शन है। हीलियम के फर्स्ट सेल ही आउटर मोस्ट सेल है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं और उसकी वैलेंसी 2 नहीं होगी, 0 होगी। तो इसमें फर्स्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, अगर 4 से कम इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर हो जाएगी 1। हीलियम एक्सेप्शन है, इसकी वैलेंसी 0। लिथियम आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी 1। बेरिलियम आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी 2। बोरान आउटर मोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी 3। कार्बन आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी 4। नाइट्रोजन अब मोर देन 4 हो गए, तो 8 माइनस
n वाला रूल लगेगा। n क्या है, लास्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन हैं उनका नंबर है। तो लास्ट सेल 4 से यहाँ पे 5 हो गया, तो 8 - 5 3 हो गई, 8 - 6 2 हो गई, 8 - 7 1 हो गई, नियॉन 8 - 8 0 हो गई, सोडियम लास्ट सेल में 1 वैलेंसी 1, मैग्नीशियम आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन वैलेंसी 2, एल्युमिनियम आउटर मोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन वैलेंसी 3। अब इसके बाद आगे एलिमेंट्स पे चलते हैं। देखो एल्युमिनियम तो हो गए, कहूँ 1 2 नहीं करे लगा, कहूँ 1 2 नहीं करे लगा, इंग्लिश मीडियम ना हो। अब आइए सिलिकॉन पे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 14। तो फर्स्ट सेल में 2 से ज़्यादा नहीं रह सकते हैं, सेकेंड सेल में 8 से ज़्यादा नहीं रह सकते हैं, टोटल हुआ 10। कितने रिमेनिंग हैं 4। थर्ड सेल में चले जाएंगे, फास्फोरस 15, फर्स्ट सेल में 2 से ज़्यादा नहीं रह सकते हैं, सेकेंड सेल में 8 से ज़्यादा नहीं रह सकते हैं। कितने रिमेनिंग बचे 5। फिर उसके बाद सल्फर 16, फर्स्ट सेल में 2 से ज़्यादा नहीं, सेकेंड सेल में 8 से ज़्यादा नहीं। कितने रिमेनिंग बचे 6। क्लोरीन 17, फर्स्ट सेल में 2 से ज़्यादा नहीं, सेकेंड सेल में 8 से ज़्यादा नहीं। कितने रिमेनिंग बचे 7। आर्गन 18, फर्स्ट सेल में 2 से ज़्यादा नहीं, सेकेंड सेल में 8 से ज़्यादा नहीं। रिमेनिंग कितने बचे 8। तो वैलेंसी भी इनकी देख लें। आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, वैलेंसी 4 हो जाएगी। आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन हैं, यानी 8 - 5 3 हो जाएगी जनरल वैलेंसी। सल्फर आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन हैं, 8 - 6 वैलेंसी जनरल वैलेंसी 2 हो जाएगी। क्लोरीन आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन हैं, 8 - 7 जनरल वैलेंसी 1 हो जाएगी। आर्गन 18 इनर्ट गैस है, 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 - 8 0 हो जाएगी। तो इस तरीके से आपने वैलेंसी का मतलब क्या है, वैलेंसी सेल और वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, संयोजकता, संयोजी कोष और संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो जितने अगर किसी जो लास्ट आउटर मोस्ट सेल होती है उसे हम वैलेंसी सेल कहते हैं। आउटर मोस्ट सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हीं पर वैलेंसी डिपेंड करती है, इसलिए उनको वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और अगर 1 से लेके 4 तक इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में है तो वैलेंसी इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट सेल, और मोर देन 4 हैं यानी 5 to 8 हैं तो नंबर वैलेंसी क्या हो जाएगी 8 माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट सेल। अब ये आपका चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर आपका कंप्लीट हो गया है। और 9th में जो साइंस है उसमें, साइंस में तो आपको पता है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों ही होते हैं, तो ये केमिस्ट्री के फर्स्ट 4 लेसन ही हैं। फर्स्ट लेटर मैटर इन आवर सराउंडिंग, सेकेंड लेटर इज मैटर अराउंड अस प्योर, थर्ड लेसन थर्ड चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल, एंड फोर्थ केमिस्ट्री का, केमिस्ट्री के हिसाब से फोर्थ एंड लास्ट जो चैप्टर है वो स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। अब चूंकि आप लोगों के बहुत सारे सजेशंस आते रहते हैं, आपके जो वैल्यूएबल सजेशंस हैं, हमारे जो फेलो टीचर्स हैं उनकी जो क्रिटिसिज्म है वो हमें मिलती रहती है और वो सब बहुत ही वैल्यूएबल है। वीडियो को इम्प्रूव करने में, उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने में वो हमारे लिए बहुत ही वैल्यूएबल होती है। तो आप इसी तरीके से अपने क्रिटिसिज्म, अपने कमेंट्स, अपने सजेशंस लगातार भेजते रहेंगे। और एक जो आपकी कंप्लेंट है कि वीडियो बहुत देर में आता है, उसको पूरा प्रयास कर रहे हैं कि आपको जल्दी से जल्दी वीडियो मिले। बहुत से बच्चे 10th में हैं तो उनका ये बहुत ही उनको चिंता रहती कि फरवरी में हमारा सर जी एग्जामिनेशन है
और अभी आप 9th पे ही लटके हुए हो, तो 4 चैप्टर आपके केमिस्ट्री के कंप्लीट हो गए हैं। अब इसके बाद आपके 10th के केमिस्ट्री के चैप्टर्स स्टार्ट होंगे और बहुत जल्दी आपको 10th का जो फर्स्ट लेसन है आपका केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, उसका वीडियो आपको मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।